हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी अचर हैं। अचर मीन्स ये कोई पूर्णांक या अन्य कोई संख्या होंगे, इनका मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है और x एक चर है। x एक चर हो तो ऐसे समीकरण या इस रूप का जो समीकरण हो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी अचर हैं और x एक चर हो तो इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसको इस रूप में भी जैसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? इसी रूप का है। देखिए a बराबर 5, b बराबर 2 और c बराबर 18। तो जो इस रूप का समीकरण हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 घात है। या ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके द्विघात समीकरण के हैं। आपने द्विघात बहुपद भी पढ़ा होगा। जब हम जैसे मान लेते हैं ये है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर कोई भी द्विघात बहुपद में बराबर 0 लिख दिया जाए तो वही द्विघात बहुपद आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और समीकरण के 2 प्रकार की हमने परिभाषाएं आपको बता दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी अचर हैं और x एक आपका चर है। इस रूप के जितने भी समीकरण हैं वो सारे क्या हैं? द्विघात समीकरण हैं। या कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके बराबर 0 कर दिया जाए तो वह भी द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ और टर्म देखते हैं कि क्या है। जैसे आपने देखा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में चर के वे मान जिसको रखने पर द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता था, हम उसे बहुपद के शून्यक कहते थे। लेकिन अगर यही द्विघात बहुपद को बराबर 0 कर दिया जाए तो समीकरण कहलाएगा। और तब इस प्रकार समीकरण में चर के वे मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, उसे हम समीकरण के हल या समीकरण के मूल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ x बराबर -2 और -3 हम रख दें इस बहुपद में, तो -2 रखेंगे चाहे -3 रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो ये x बराबर -2 और x बराबर -3 इस बहुपद के क्या हैं? शून्यक हैं। और अगर x इज इक्वल टू -2 या x इज इक्वल टू -3 इस समीकरण में रख देंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे, या कहेंगे कि समीकरण को ये दोनों मान संतुष्ट करते हैं। तो इसीलिए यही x बराबर -2 और -3 इस समीकरण के हल अथवा मूल होंगे। यानी बहुपद के शून्यक और समीकरण के हल या मूल दोनों एक ही चीज हैं। बस अंतर यह है कि शून्यक बहुपद में होता है और समीकरण के हल या समीकरण के मूल समीकरण में होते हैं। तो इस प्रकार आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जो पहली प्रश्नावली के सवाल हैं उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा समीकरण है या समीकरण नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप पहले इसको पूरा प्रसार कर दीजिए। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप का है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 दूना 4 और माइनस 2 a की जगह x और b की जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये बराबर होगा आपका, या लिखेंगे बराबर नहीं लिखेंगे। अगर एक बार बराबर यूज हुआ है तो एक लाइन में 2 बार बराबर कहेंगे तो गलत माना जाएगा, इसलिए आप या लिखेंगे। फिर यहां भी या एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या आप लाएंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2x इधर लाइए पक्षांतर करके तो प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x होगा, और माइनस 4x पहले से ही है यानी माइनस 4x माइनस 2x, और ये 4 और 1 5 और 3 पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये समीकरण किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः आपका ये जो सवाल है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो जैसे प्रश्नावली 4a में मैक्सिमम सवालों में ये आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, और प्रसार करने के बाद अगर इस रूप का आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए a का मान धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। जैसे अगर इससे तुलना करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो इसका मतलब a बराबर 1 और b बराबर ऋण 6 और c बराबर 2। यानी जब इस रूप का आएगा तो आप कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसको भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है ये, x का गुणांक, इसमें x नहीं था तो x गुणे 0 रख दें, इसका मान 0 आएगा, स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। यानी अगर किसी भी समीकरण में x की घात 2 हो और उससे बड़ी घात ना हो तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम 4a के सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 4a में 1 से लेकर 9 सवाल तक में क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने बताया कि जब आपका कोई समीकरण की तरह दिया गया हो और आपको ये चेक करना हो कि चेक करिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप प्रसार करेंगे, प्रसार करके सारे पद पक्षांतर करके एक तरफ लिखेंगे। अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में है तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, देखिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र आप पढ़ चुके होंगे कक्षा 6-7 में, 7-8 में। तो यहाँ x की जगह 1, या इसको लिखेंगे x, a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 का गुणा x में करेंगे 2x माइनस 6, या इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का गुणा x में 2x, फिर 1 में गुणा करेंगे 2x ही आएगा, बराबर 2x ऋण 6। हमने प्रसार कर दिया। अब क्या करना है कि सारे पक्ष को एक तरफ लाइए, यानी बराबर के उस तरफ जो है सारे पद को एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, देखिए 2x एक प्लस है माइनस 0 हो जाएगा, और 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें x की घात 2 है और x नहीं है लेकिन अचर पद है,
तो जब x की घात 2 हो, x हो न हो, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो आप कहेंगे कि पहले सवाल में ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर ये इस रूप का आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां देखिए x जो है बटे 2 है, x की घात ऋण नहीं होनी चाहिए। यहां 1/2x है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस होगी। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ये द्विघात समीकरण है। जब भी कहीं इस टाइप से आए, अगर ये आए x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप हल करिए। देखिए सबसे पहले x से गुणा कर दीजिए, तो x का गुणा जब x में होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x बराबर 0, या x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। एक और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखने से तो लग रहा है कि x की घात 2 है, तो आप आसानी से कह देंगे द्विघात समीकरण है। लेकिन जब तक आप प्रसार नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअल स्थिति पता नहीं होगी। देखते हैं हम इसको, इसी एग्जाम्पल को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ इसको प्रसार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको देखिए, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखिए सबको जब एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से कट गया, 5x से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ दिख रहा था कि इसमें x की घात 2 है, लेकिन जब आपने हल किया तो x स्क्वायर गायब हो गया, यानी x की घात 2 गायब हो गया, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं था। तो आई होप आपके समझ में आया होगा और आप आसानी से हल कर लेंगे। तो प्रश्नावली 4A का तीसरा सवाल, आपको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने बताया कि समीकरण है या नहीं है सिर्फ आप देखकर नहीं बता सकते, आप पहले प्रसार कीजिए, फिर सारे पदों को एक तरफ कीजिए। अगर वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए x का गुणा x में करेंगे, या इसको लिखेंगे x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा प्लस 1 में तो क्या होगा x, फिर माइनस 2 का गुणा x में होगा तो माइनस 2x। देखिए माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होगा, फिर माइनस इंटू प्लस इक्वल टू फिर माइनस होगा, 2 एकन्ना में 2। इधर भी कर दीजिए, x का गुणा x में x स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 में तो 3x, फिर माइनस 1 का गुणा x में तो माइनस x, और फिर माइनस 1 का गुणा 3 में तो माइनस 3। प्रसार हो गया। अगला कदम क्या अगला स्टेप क्या है कि सारे पदों को एक तरफ लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए x, इसको फिलहाल रहने दीजिए, x माइनस 2x माइनस 2, फिर x इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x। देखिए 3x को इधर लाएंगे तो माइनस x होगा, ये जो माइनस x है इधर लाएंगे तो प्लस होगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। अब देखिए यहाँ x प्लस है और यहाँ x प्लस है, बचेगा या 2x, जो प्लस है एक साथ लिख लीजिए, और माइनस 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 5x। अब ये देखिए माइनस 2 और ये प्लस 3, यानी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या आप लिखिएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपको इसमें x घाते 2 कहीं मिला? नहीं मिला, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार आप 9 तक जितने सवाल हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 4A का छठा सवाल, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। आपको चेक करना है कि क्या निम्नलिखित ये जो है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो प्रसार करना होगा। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र आप पढ़ चुके होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये सूत्र आप पढ़ चुके होंगे। तो a की जगह है x और b की जगह 2। अगर हम पहले इसको लिखें, या पहला क्या है a क्यूब यानी x क्यूब, दूसरा क्या है b क्यूब यानी 2 घाते 3 या 2 क्यूब प्लस 3a² यानी x² इंटू b यानी 2 प्लस 3ab²। तो a की जगह है x और b की जगह 2²। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आसानी से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह 2 है। बाकी हमने सेम सूत्र लिखा, लेकिन जहां a था वहां आपने x लिखा और जहां b था वहां आपने 2 लिख दिया। अब 2x का गुणा जब आप x² में करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए, या आप लिखेंगे x क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 2 तिहाई 6 x², और ये 2 घाते 2 मतलब 2 दूना 4 तिहाई 12 है x, और ये पक्षांतर कीजिए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x = 0। अब देखिए x क्यूब है और यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो ये या होगा माइनस x क्यूब, ये 6x² है और कहीं 6x² है नहीं, तो प्लस 6x²। अब x देखिए, यहाँ 12 है और यहाँ 2, तो क्या होगा 14x। अब ये प्लस 8 है और तो कहीं कुछ है नहीं, तो प्लस 8 = 0। यहाँ x² है लेकिन x की उससे भी बड़ी घात उपलब्ध है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कोई भी समीकरण कितना घाती होगा वो निर्भर करता है कि x की सबसे बड़ी घात जो होगी उतना घाती समीकरण है। तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो ये क्या है? 3 घाती समीकरण है, ना कि 2 घाती समीकरण है। तो इस प्रकार यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर यही 2 न दिया होता, यहां अगर 2 नहीं होता, तब देखिए, तब ये 2 नहीं होता और ये भी 2 नहीं होता, तब आप x इधर लाते तो माइनस x³ से कैंसिल हो जाता, तब 6x² जो भी समथिंग आता, तब वो द्विघात समीकरण आपका हो जाता। लेकिन इस समीकरण को प्रसार करने के बाद आपने पाया कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 घात है, और x की जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने घातीय समीकरण आपका होता है। 9वां सवाल देखिए, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो या लिखेंगे आप इसको x² + 3x + 1। ये देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a की जगह है x है, तो x² प्लस b की जगह 2 है, तो क्या होगा 2² माइनस 2a और b। अब ये हो जाएगा आपका या x² + 3x + 1, x² इस तरफ लाइए तो माइनस x², ये देखिए 2 दूना 4 इधर लाएंगे तो -4, और 2 दूना 4x यानी +4x हो जाएगा = 0। x² से कैंसिल, 3x + 4x या हो जाएगा ये 7x, और 1 - 4 यानी -3 = 0। क्या इसमें x² है? नहीं है, यानी ये ax² + bx + c के रूप का नहीं है, तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कितना इजी सवाल है। इसमें 4 सवाल और बच रहे हैं।
तो जो चारों सवाल हैं वार्तिक प्रश्न हैं, वार्ता पर आधारित हैं, तो उनको पढ़ना है और पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण बनाना है। और इसमें हालांकि द्विघात समीकरण ही बनाना है, अगर आपसे पूछ लेता है कि उसका मान ज्ञात करो तो आप द्विघात समीकरण हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9वां सवाल देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी आपको ये जो सवाल है आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको समीकरण बना देना है। तो इसमें क्या कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत मतलब जो क्रम से होंगे। फॉर एग्जांपल पहला पूर्णांक अगर 8 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 8 धन 1 बराबर 9। पहला पूर्णांक अगर 20 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 20 धन 1 बराबर 21। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए। तो आप पढ़ चुके होंगे पहले, और अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अगर क्रमागत संख्या कहे तो आप क्या मानेंगे, x और x प्लस 1 मानते हैं। दो क्रमागत कहे तो x और x प्लस 1। अगर तीन क्रमागत कहे तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। उसका क्रमागत मतलब उसके एक और बाद आने वाला, तो x में एक जोड़ दीजिए। और जब तीसरा भी ज्ञात करना हो तो x प्लस 1 में एक और जोड़िए तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। इस प्रकार चाहे जितनी क्रमागत संख्याएं कहे, 4 क्रमागत संख्याएं कहे तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2 और चौथी संख्या x प्लस 3। अगर पांचवी भी कहे तो x प्लस 4। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे। अगर आपसे कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याएं, तो जब सम संख्याएं माननी हो तो पहली संख्या 2x मानते हैं या 2m मानते हैं, अगली सम संख्या होगी 2x प्लस 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब सम संख्या लिखते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, तो प्रत्येक सम संख्या के जस्ट बाद आने वाली सम संख्या निकालने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ता है, 2 जोड़ना पड़ता है। और अगर विषम संख्याएं इस प्रकार माननी हो तो पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 मानते हैं, तो अगली जो विषम संख्या होगी इसी में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी, यानी 2x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। और यहाँ वही है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले जब आप हल करेंगे तो हल करने में क्या है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना क्रमागत पूर्णांक अगर केवल पूर्णांक है तो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं एक जोड़ के आती हैं, x और x प्लस 1 है। माना क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, x और x प्लस 1 है। कह रहा है इनका गुणनफल, यानी x में अगर x प्लस 1 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, 306। अब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना इजी सवाल है, एकदम सिंपल सवाल। बस थोड़ा सा बेसिक जो है, जो आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, वो आपको ज्ञान वो दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं दिमाग में है फिर भी आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप तो इस प्रकार बहुत इजी सवाल हैं, कुछ बेसिक्स हैं। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे एक अगला सवाल हम देखते हैं कि 11वां सवाल जो है, इसी देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, वह उसी दूरी को 3 घंटे, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, रेलगाड़ी की चाल आपको पता नहीं है तो आप क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, x किमी प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल आप मान लीजिए, तो रेल दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। इसमें दूरी पता है आपको, दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर।
480 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। तो जब आपको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको करना क्या है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x। ये आपका हो गया घंटा। अब देखिए इसमें जो शर्त है, कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इसकी चाल 8 घंटे प्रति किलोमीटर कम होती, यानी नई चाल। अब आपने माना कितना है कि रेलगाड़ी की चाल x है और कह रहा है कि 8 किलोमीटर घंटा कम होती, तो x ऋण 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी चाल इतना होती तो अब समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब दूरी कितनी है, दूरी तो बदल नहीं रही है, लेकिन चाल क्या हो रही है, बदल रही है। ये इतना घंटा हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि अब चाल कम है तो समय ज्यादा हो गया। चाल कम है तो समय क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी ये ज्यादा है इससे, यानी 480 बटे x ऋण 8, 480 बटे x से कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो पहले से 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी अगर पहले वाले में 3 घटा दें और चाहे दूसरे वाले में 3 जोड़ दें, दोनों में से केवल एक। जैसे अगर कहा जाए कि हमारे पास आपसे 10 रुपये ज्यादा है, तो या तो हमारे पास 10 रुपये ज्यादा है तो हमसे 10 रुपये निकाल ले कोई, या आपको 10 रुपये दे दे, तो दोनों लोगों का पैसा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। यानी ये जो है ये 3 घंटा ज्यादा है, तो चाहे इसमें से 3 घटा दें और चाहे इसमें तीनों जोड़ दें, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी आप लिख लीजिए 480 बटे x और ये 480 बटे x ऋण 8। अब चाहे इसमें से आप 3 घटाइए, चाहे इसमें 3 जोड़ दीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए और ये दोनों करिए आप बराबर। अब ये आपका एक समीकरण मिल गया। अब आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो जो आएगा वही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यानी आप चाहें तो अब देखिए इसमें x का ये 3x, यानी या लिख सकते हैं आप इसको, या क्या 480 धन 3x बटे x बराबर कितने के, 480 बटे x ऋण 8। आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और फिर सारे पद को एक तरफ कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 12वां सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को मान लीजिए, माना मैदान की चौड़ाई x है, माना मैदान की चौड़ाई x है, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई के लिए क्या कह रहा है कि किसी मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए और उसी में 1 जोड़ दीजिए, तो वो लंबाई के बराबर हो गया। अब देखिए मैदान की चौड़ाई मिल गई और मैदान की लंबाई मिल गई। अगर किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मैदान का, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जब आप ऐसा करेंगे तो लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, और इस मैदान का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 528 बराबर x का गुणा 2x में, तो 2x² + x। 528 आप उस तरफ कर दीजिए,
0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 या 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। यही क्या है, द्विघात समीकरण है मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। अगर इसको हल, बस ये इतना पूछा है, यही आंसर है इसका, यही क्या है आंसर है। आपको इससे ज़्यादा नहीं हल करना है, क्योंकि इसमें सारे सवालों में सिर्फ बताया है कि समीकरण ज्ञात करो। अगला सवाल है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 13वें सवाल में रोहन की माँ, तो आप मानेंगे, माना रोहन की उम्र जो छोटा है वही मान लीजिए, रोहन की उम्र x वर्ष है, रोहन की उम्र x वर्ष है, तो माँ की उम्र कह रही कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो रोहन की उम्र में 26 जोड़ दीजिए, उसके माँ की उम्र आ जाएगी। और ये कह रहा है कि उस 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब ये अभी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है अब से 3 वर्ष के बाद। हमने आपको बताया है कि जब उम्र में बाद की बात की जाए तो आप जोड़ देंगे। जैसे आप अभी 15 साल के हैं तो 2 साल बाद कितना हो जाएंगे, 15 धन 2 बराबर 17 साल के। और जब पहले की बात करें तो जितने पहले की बात करें उतना घटा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप अभी 15 वर्ष के हैं, 3 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, तो 15 में से 3 घटा दीजिए, 12 वर्ष रही होगी। तो ये जो बात कर रहा है अभी की बात नहीं कर रहा है, 3 वर्ष के पश्चात बात कर रहा है। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी किसकी, रोहन की उम्र क्या होगी, x प्लस 3। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की उम्र, 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की उम्र, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र में 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 प्लस 3 क्या आ जाएगा, x प्लस 29। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों के उम्रों का गुणनफल 360 है, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। आप हल कीजिएगा, गुणा करिएगा, 360 पक्षांतर कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये पहली प्रश्नावली समाप्त।